गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, पिछले 2 वीडियो से हम लोग देख रहे हैं कि आल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। उसमें लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपचयन जो है वो चला दिया था। अब हम लोग आगे देख रहे हैं तीसरा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं। एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो एल्डिहाइड जो है वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अब एल्डिहाइड का अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना हो तो नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, HNO3, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके द्वारा हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मृदु ऑक्सीकरण कारक मुख्यतया टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिंग विलयन भी एल्डिहाइडों का ऑक्सीकृत करते हैं। तो एल्डिहाइड होता है RCHO, हम लोगों को मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, अर्थात ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है। तो केवल ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है। कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों में जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक और उच्च तापमान पर होता है। अर्थात कीटोनों का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए ऑक्सीडेशन करता प्रबल चाहिए प्लस तापमान भी अधिक चाहिए। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन आबंध का विदलन होता है, जिससे अनेक कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं से कम हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब वो 2 हिस्सों में या अधिक हिस्सों में बटेगा तो कार्बनों की संख्या में परिवर्तन आएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, C1 और C2 वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो RCH2 अलग होगा, RCH2 उसमें से एक H बचा और यहाँ होगा R'CH2 CO, ये हुआ, ये H यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन जुड़ेंगे, यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहाँ 1 जुड़ेगा, टोटल 3 ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेंगे। प्लस अगर यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो RCH2CO प्लस RCH2 R', एक H, दूसरा H यहाँ, 1 2 3 ऑक्सीजन, इस तरह से जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग पहला कार्बन C1 और C2 विदलन देखें और अगर हम लोग C2 और C3 विदलन को देखें तो इस तरह से उत्पाद हम लोगों को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मिश्रण मिलेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उसके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होता है। ठीक है। अब ऊपर बोला गया कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस परीक्षण, टॉलेंस जैसे कि मृदु मतलब कि मंद ऑक्सीकरण करता जैसे कि टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन भी एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में रूपांतरण करते हैं। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, यह ऑक्सीकरण में ही आएगा। चलो टॉलेन, टॉलेंस टेस्ट, हिंदी में टॉलन परीक्षण। ये टॉलन परीक्षण जो है वो हम लोग लैब में करते हैं।
फेहलिंग टेस्ट भी हम लोग लैब में करते हैं। फिलहाल हम लोग टॉलेंट देख रहे हैं। एल्डिहाइड को ताज़ा बना हुआ एमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है। गर्म करने से सिल्वर धातु बनती है। उसके कारण एक चमकदार सिल्वर दर्पण तैयार होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है ना, वही टॉलेंस टेस्ट होती है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक ऋण आयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपूर्ण होती है। तो एल्डिहाइड फिर एमोनिया में बना हुआ सिल्वर नाइट्रेट, तो एमोनिया का एमोनिया, सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर, और ये प्रक्रिया बेसिक क्षारीय माध्यम में होती है, इसीलिए OH-। प्रक्रिया से हम लोगों को मिलता है चांदी का परत और कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-। सिल्वर यहाँ से 2 निकले हैं, एक R हुआ है, एक H यहाँ पर है। एक H, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन में 2 आ गए, 2 ऑक्सीजन बचे। हाइड्रोजन यहाँ से एक दूर हो गया। ठीक है, 1 और 3 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। एमोनिया है 2 और 2 4। इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये थी टॉलेंस परीक्षण। तो टॉलेंस परीक्षण होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। और तो सिल्वर लाएंगे कहाँ से, तो हम लोग लेंगे सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा एमोनिया। ओके, तो एमोनिया और सिल्वर जुड़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट है फेहलिंग। फेहलिंग परीक्षण में 2 प्रकार के फेहलिंग सॉल्यूशन लेते हैं। उसका नाम होता है फेहलिंग ए और दूसरा होता है फेहलिंग बी। फेहलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और फेहलिंग बी होता है सोडियम पोटासियम टार्टरेट, जिसे हम लोग कहते हैं रॉसेल सॉल्ट, हिंदी में रॉसेल क्षार, रॉसेल लवण। ठीक है, परीक्षण से पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में ले जाएंगे। पहले हम लोग ये दोनों को समान मात्रा में मिक्स करेंगे, फिर एल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन के साथ मिश्र करके उसे गर्म करेंगे। गर्म करने से हम लोगों को लाल भूरा, ठीक है ना, रेड ब्लू अवक्षेप हमको मिलेगा। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में, लाल भूरा मतलब कि रेड ब्राउन, एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड इस परीक्षण के प्रति प्रक्रिया नहीं दर्शाते। मतलब कि अल्किल हैलाइड एल्डिहाइड ही हम लोग जो है ये प्रक्रिया में ले सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड नहीं ले सकते। तो बेंजल पहले एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड किसके साथ प्रक्रिया करेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब XCO2+, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मतलब कि लवण है, इसीलिए हम लोग OH- लेंगे। ये 2 मोल और ये 5 मोल। यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा प्लस CO2O और 3 मोल जो है वो पानी के 2 होंगे। CO2 के जो है ना वो लाल भूरा अवक्षेप देता है।
चलो, तो यहाँ पे समान मात्रा में लेना था, इसमें से ये आता है और इसमें से ये आता है। तीसरा, ये अलग तरह का है। आल्डिहाइड की प्रक्रिया हो गई, अब हम लोग कीटोन देख रहे हैं। मिथाइल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण अब हैलोफॉर्म अभिक्रिया हम लोगों को करनी है। हैलोफॉर्म क्या होता है? नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो उसमें अगर हम लोग हेलो कर देंगे ना X, तो हो जाएगा हैलोफॉर्म CHX3। हैलोफॉर्म से हम लोग उसका जो है ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं। ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मिथाइल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित हो, जैसे कि ये कीटोन क्रियाशील समूह है, उसमें 2 संयोजकता खुली होती है। कोई भी एक संयोजकता पर, 2 में से एक संयोजकता पर CH3 होना चाहिए। यहाँ पे कितने कार्बन है उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे कीटोन है इसलिए दोनों तरफ अल्किल तो होने वाले ही हैं, लेकिन एक अल्किल मिथाइल होना चाहिए और दूसरा अल्किल कोई भी चलेगा। इसे हम लोग मिथाइल कीटोन कहेंगे। सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब सोडियम हाइपोहैलाइड का अणुसूत्र क्या है? तो ये है NaOH, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। अगर हम लोग ये इस मिथाइल कीटोन की, ये मिथाइल कीटोन हो गया, उसकी सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं तो वो सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, परंतु H की जगह अगर सोडियम लिखेंगे तो वो हो जाएगा सोडियम लवण। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण हमको प्राप्त होता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मतलब कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, बॉन्ड यहाँ से क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ONA इसके स्थान पर जुड़ गए, अब बचा है CH3 और X, लेकिन ये हो जाता है CHX3, जिसमें हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन हम लोग यहाँ नहीं ले सकते, इसलिए एग्ज़ाम में NaOCl भी हो सकता है, NaOBr हो सकता है, NaO आयोडीन हो सकता है। तो हमारे माइंड में तुरंत एग्ज़ाम में याद आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो कि अगर इस तरह क्या है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, CH3 पूरा का पूरा अपना स्थान जो है वो छोड़कर चला जाएगा, और कार्बोनिल कार्बन में एक कार्बन की कमी आ जाती है। ऐसा हमको एसिड का सोडियम लवण प्राप्त होता है। मिथाइल समूह हैलोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये है आपका हैलोफॉर्म। तो मिथाइल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीडेशन, तो ये हैलोफॉर्म बन गया। मिथाइल समूह हैलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो, तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई डबल बॉन्ड वाला है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके कहने का मतलब ये है। अब डबल बॉन्ड कहाँ लेंगे? देखो कि अगर हमारे पास ये कीटोन है तो कीटोन के साथ एक तो मिथाइल होना ही चाहिए। अब दूसरा डबल बॉन्ड वाला है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया के दरमियान ये वाला हिस्सा तो अक्रिय रहता है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड लेते
तो क्या होगा कि भाई CH3 जो है वो वहाँ से जाएगा, बाकी वही का वही रहेगा। CH3 के स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, ONA प्लस Cl हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CHCl3, और इस तरह से हम लोगों को मिलेगा क्लोरोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी CH3CO या CH3CHOH समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त है, जो ऑक्सीकरण द्वारा CH3CO समूह बनाती है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रक्रियाओं में चौथे नंबर की प्रक्रिया है। प्रक्रिया का नाम है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली प्रक्रिया। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगा, तो वो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर होगा। भैया अल्फा कार्बन क्या होता है, भाई नामकरण में हम लोगों ने आल्डिहाइड और कीटोन के सामने नामकरण में अल्फा बीटा गैमा देखा था कि भाई कीटोन मतलब कि कार्बोनिल कार्बन, आल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में मुख्य होता है कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल कार्बन होता है, वो कार्बोनिल कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। लेकिन वो अभिक्रियाओं को समझने से पहले देख लेते हैं कि भाई उसके गुणधर्म क्या हैं। तो गुणधर्म में आता है कि भाई एल्डिहाइड व कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता, मतलब कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक प्रक्रिया देते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मिक क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि एल्डिहाइड या तो कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्यों एसिडिक होते हैं, क्यों अम्लीय होते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मिक क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण वह अम्लीयता देखने को मिलती है। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है वो सही में इलेक्ट्रॉन अपनयन करता है, वो खींच लेता है। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद वो संयुग्मन क्षार के अनुनाद भी देता है, इस तरह से उसके अंदर अम्लता देखने को मिलती है। तो उसकी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तो पहली है एल्डोल संघनन और दूसरा है क्रॉस एल्डोल संघनन। हम लोग दोनों ही संघनन देखेंगे। जिन एल्डिहाइड व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होती है वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। सही में एल्डोल प्रक्रिया में दो चीज़ें मिलती हैं, एल्डोल भी मिलता है और कीटोल भी हम लोगों को मिलता है। तो इस प्रक्रिया को नाम दे दिया गया है एल्डोल प्रक्रिया।
प्रक्रिया क्या हो रही है कि भाई तनु क्षार एल्डिहाइड और कीटोन हमको लेने हैं, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन की चल रही है। एल्डिहाइड और कीटोन हमको ऐसा लेना है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। उसकी बेस के साथ, मंद बेस के साथ हम लोग प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। उससे हम लोगों को एल्डोल और कीटोल दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल मिलेगा और कीटोन लेंगे तो हमको कीटोल हमको प्राप्त होगा। चलो तो उदाहरण देखते हैं कि भाई CH3CHO, ये है एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। उसकी हम लोग तनु क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया में ऐसा होता है कि ये जितने भी कार्बन होता है उसका 2 गुना हो जाता है। तो इसको मैं 2 बार लिखूँगा, CH3CH, O नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है ना, और CH3CH। एक बार एल्डिहाइड बचेगा अंत में और दूसरा ऑक्सीजन आएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया 2 बार एल्डिहाइड। तो ये यहाँ पर जो है संयोजकता अब कैसे पूर्ण की जाएगी, इस ऑक्सीजन की संयोजकता नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर जो CH3 मैंने लिखा है वो तो गलत है। यहाँ क्या होगा CH2, अर्थात 3 में से 1 हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हम लोगों को यहाँ क्या मिला है, तो ये मिला है हमको 3 हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, इसलिए उसका नाम दिया गया एल्डोल। एल्डिहाइड का एल्ड, अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड प्लस ऑल, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे हुआ, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला अल्फ़ा, उसके बाजू वाला बीटा, और बीटा पर हाइड्रोक्सी है और ये एल्डिहाइड है, इसलिए ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एल्ड, हाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए ऑल, इसलिए ये हो गया एल्डोल। चलो उसके उसी तरह से कीटोन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो ये है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की हम लोग बेस ले रहे हैं क्षार बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया में वही ये 2 गुना होगा, ये 3 कार्बन होंगे और 3 कार्बन, टोटल 6 कार्बन होंगे। परंतु हमको लिखना ऐसे है कि भाई 1 2 और ये 3 4 5 और ये छठा, जिसमें अंतिम जो ये 3 कार्बन है ना वो वैसे के वैसे रहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे CH3 और ये CH3। तो गलत कहाँ है, तो ये जो 3 है उसकी जगह क्या है 2, तो 3 में से 1 हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन के ऊपर, और इस तरह से कीटोन से आया है, इसलिए ये हो जाता है कीटोल। एल्डिहाइड ए, कीटोन प्लस अल्कोहल, इसलिए ये हो गया कीटोन। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी। कैसे, यहाँ से क्रम देंगे, चौथे पर हाइड्रोक्सी, चौथे पर मिथाइल, 5 कार्बन वाला कीटोन, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, कीटोन के लिए 2,1। अब इन दोनों में ये जो बीटा हाइड्रोक्सी मिला और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिला है, उसकी आगे प्रक्रिया होती है
और वो प्रक्रिया है कि हम लोग उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं जिससे से पानी का अणु दूर हो जाता है। अब पानी का अणु कहाँ से दूर होगा, तो वही तो मेन प्रक्रिया है कि भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया, मतलब कि इसमें से हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन दूर करेंगे और बीटा पर से हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह दूर करेंगे। तो अल्फ़ा पर से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा पर से हाइड्रोक्सिल जाएगा, तो बचेगा इस तरह से 2 में से एक हाइड्रोजन गया अल्फ़ा पर से और हाइड्रोक्सिल गया, यहाँ बचा CH3। संयोजकता के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन ब्यूटेन, आधा नाम क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने से इन, एल्डिहाइड होने से आल, इनाल, और डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है इसीलिए दूसरा नंबर। सेम टू सेम यहाँ पर प्रोसेस होगी। कार्बोनिल कार्बन के पास में जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा और इसके पास में जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से हाइड्रोक्सी जाएगा और अल्फ़ा से हाइड्रोजन जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3COCH, CH3 और ये CH3। संयोजकता के हिसाब से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। इसका नाम क्या होगा, ये 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड होने से आधा पेंट, कीटोन है, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के लिए इन, कीटोन के लिए ऑन, कीटोन दूसरे नंबर पर है, डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे अर्थात तीसरे नंबर पर लिया जाएगा, और शाखा मैथिल है, मैथिल 4 नंबर पर है, इसलिए 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो उत्पाद मिला है इसको हम लोग एल्डोल संघनन उत्पाद कहते हैं, और ये वाला भी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। बोलो समझ में आया। उत्पाद में विद्यमान 2 प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड व अल्कोहल के नामों से एल्डोल का नाम व्युत्पन्न हुआ। एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा और बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो बना, इसीलिए हम लोग उसे कहेंगे असंतृप्त। और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यद्यपि कीटोल निर्मित करते हैं, फिर भी उनकी एल्डिहाइडों के साथ समानता होने के कारण उसकी अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम एल्डोल संघनन ही होता है। तो कीटोल बोलो एल्डोल बोलो, दोनों की मेथड एक ही होने से इसको एल्डोल नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है क्रॉस एल्डोल के लिए मुझे नया वीडियो बनाना पड़ेगा।